ये 261 ईसा पूर्व का दिन है। दया नदी के किनारे कलिंग का वो मैदान जहां भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई लड़ी जाने वाली थी। एक तरफ थी मगध साम्राज्य की अजेय सेना, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्रों तक फैला था। एक ऐसी सैन्य मशीन जो पिछले कई दशकों से सिर्फ जीतना जानती थी। इस विशाल समुद्र जैसी सेना के केंद्र में अपने शाही हाथी पर सवार था मौर्य वंश का तीसरा और सबसे महत्वाकांक्षी सम्राट अशोक। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, पूरे भारत पर एक छत्र राज करना। दूसरी तरफ खड़े थे कलिंग के बहादुर योद्धा, संख्या में कम, संसाधनों में सीमित, लेकिन आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आग से भरे हुए। वे जानते थे कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा था। अशोक उस दिन यहाँ केवल एक और राज्य जीतने नहीं आया था, वो अपने पूर्वजों की विरासत को उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया था जहां इतिहास उसे अजेय मानने लगे। आज हम देखेंगे कैसे सत्ता की भूख ने एक राजकुमार को निर्दयी शासक बनाया, कैसे खून और विजय के रास्ते से चलता हुआ अशोक पूरे भारत का सम्राट बना, और कैसे कलिंग की धरती पर बहे रक्त ने उसके दिल को भीतर तक झकझोर दिया, और कैसे उसी परिवर्तन ने एक हिंसक विजेता को धर्म के मार्ग पर चलने वाला सम्राट बना दिया, उसी साम्राज्यवादी परंपरा के भीतर जिसे उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। वही चंद्रगुप्त जिन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश को खत्म किया और भारत को पहली बार एक साथ जोड़ा। यूनानियों यानी ग्रीक लोगों के साथ हुई एक संधि ने मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैला दी थीं। इसी वजह से यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र के दरबार में आने लगे और भारत का रिश्ता दुनिया से जुड़ने लगा। चंद्रगुप्त के बाद अशोक के पिता बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और बढ़ाया और दक्षिण भारत तक अपनी धाक जमाई। इसी मौर्य वंश में अशोक का जन्म हुआ। बचपन से ही वो तेज बुद्धि, निडर स्वभाव और असाधारण क्षमता वाला था। बिंदुसार ने अशोक की क्षमता को पहचानते हुए उसे उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां विद्रोह और अव्यवस्था आम बात थी। अशोक ने वहां शासन को स्थिर किया, लेकिन दया से नहीं बल्कि भय से। विद्रोह कुचले गए, विरोध दबा दिए गए और धीरे धीरे उसकी छवि एक निर्दयी लेकिन प्रभावी प्रशासक की बन गई। उज्जैन में रहते हुए उसका संपर्क उन यूनानियों से भी हुआ जो सिकंदर के अभियान के बाद भारत में बस गए थे। उनसे उसने पश्चिमी युद्ध रणनीतियां, प्रशासनिक संरचना और साम्राज्य संचालन के नए तरीके सीखे। यही कारण था कि अशोक केवल तलवार का नहीं बल्कि संगठन और रणनीति का भी सम्राट बनता जा रहा था। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष में डूब गया। कई राजकुमार गद्दी के दावेदार थे, लेकिन अशोक ने इस संघर्ष को राजनीति की तरह नहीं बल्कि युद्ध की तरह लड़ा। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने अधिकांश भाइयों को मरवा दिया या सत्ता से हटवा दिया, और इसी रक्त रंजित रास्ते से वो मौर्य सिंहासन तक पहुंचा। राज्याभिषेक के बाद अशोक ने वही किया जो उसने अब तक सीखा था, विस्तार। एक के बाद एक राज्य मौर्य साम्राज्य में समाहित होते चले गए और कुछ ही वर्षों में भारत का अधिकांश भूभाग उसके अधीन आ गया। जिसने भी सर उठाया उसे कुचल दिया गया। बहुत जल्द उसका राज उत्तर में पहाड़ों से लेकर दक्षिण तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैल गया। इतने बड़े साम्राज्य के बीच एक क्षेत्र ऐसा था जो उसकी सत्ता को चुनौती देता रहा, कलिंग। आज के समय का ओडिशा ही उस समय का कलिंग था। वो केवल एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, वो व्यापारिक मार्गों का केंद्र था, समुद्री संपर्कों की कुंजी था, और सबसे बढ़कर वो ये प्रमाण था कि मौर्य शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। एक सम्राट जो खुद को चक्रवर्ती मानता हो, वो अपने साम्राज्य के बीच में एक आजाद दुश्मन को कैसे सहन कर सकता था। और शायद यही कारण था कि कलिंग को जीतना उसके लिए केवल राजनैतिक आवश्यकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत अहंकार का प्रश्न बन गया। और फिर आया इतिहास का वो भयावह दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। दया नदी के किनारे युद्ध का बिगुल बज उठा और मगध के विशाल सेना अपने हजारों युद्ध हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ कलिंग पर टूट पड़ी। मौर्य हाथियों ने कलिंग की पंक्तियों को कुचल दिया, घुड़सवारों ने शत्रु की रक्षात्मक पंक्तियों में घुसकर भारी तबाही मचाई। लेकिन कलिंग के सैनिक भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी धरती के एक एक इंच के लिए प्रतिरोध किया और पूरा मैदान भयानक संग्राम में बदल गया। तलवारों की टकराहट, हाथियों की चिंगाड़ और घायल सैनिकों की कराहों से आकाश तक गूंज उठा।
ये मारकाट कई दिनों तक चली। मगध की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने कलिंग की ताकत को तोड़ दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो जो नजारा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। दया नदी का पानी खून से लाल हो चुका था। मैदान में जहां तक नजर जाती सिर्फ लाशों के ढेर थे। कहीं कटे हुए सर पड़े थे तो कहीं टूटे हुए रथ और मरे हुए हाथी। आंकड़े बहुत डरावने थे। अशोक के अपने लेखों के अनुसार इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों को कैदी बना लिया गया, जिनमें से कई बाद में भूख और बीमारी से मर गए। मरने वालों में सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि हजारों बेकसूर नागरिक, औरतें और बच्चे भी इस तबाही का शिकार हो गए। युद्ध के बाद की सुबह सम्राट अशोक विजय का उत्सव मनाने और रणभूमि को देखने उतरा, पर जहां उसे गर्व महसूस होना चाहिए था, वहां सामने फैले दृश्य ने उसकी आत्मा तक हिला दी। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उसने देखा कि मरे हुए लोगों के शवों को जानवर नोच रहे थे और औरतों के रोने की आवाज जीत के नगाड़ों से भी ज्यादा तेज थी। यही वो क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि ये वो गौरव नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मरने वालों की खबरें उसके पास आती रहीं, उसका मन पछतावे से भरता गया। हर एक मौत का बोझ उसके सीने पर भारी होता गया। वो रातों को सो नहीं पाता था। युद्ध की चीखें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। उसे महसूस हुआ कि एक राज्य को जीतने के लिए उसने लाखों जिंदगियों को खत्म कर दिया। इसी पछतावे और उदासी के दिनों में अशोक ने जीवन के असली मतलब को खोजना शुरू किया। उसकी बेचैन आत्मा को शांति तब मिली जब यहीं उसका सामना बौद्ध भिक्षुओं से हुआ, जिन्होंने उसे बुद्ध का मार्ग दिखाया, अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम का मार्ग। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अहिंसा, प्यार और बीच का रास्ता अपनाने की बात कही गई थी, जिसने अशोक के घायल मन पर मरहम का काम किया। उसने समझा कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि धम्म यानी अच्छे आचरण और धर्म से मिलती है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सम्राट जो कल तक दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए खून की नदियां बहा रहा था, अब धम्माशोक बन गया था। उसने युद्ध के नगाड़ों को हमेशा के लिए शांत कर दिया और धर्म के प्रचार का रास्ता चुना। इसके बाद अशोक का साम्राज्य तलवार से नहीं बल्कि विचारों से फैलने लगा। उसने धम्म नीति लागू की, जिसमें प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखा गया। उसने शिकार खेलना छोड़ दिया। उसने साम्राज्य के कोने कोने में, पहाड़ों की चट्टानों से लेकर रास्तों तक अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। ये अशोक के शिलालेख आज भी उसकी नेकी और अच्छे शासन के गवाह हैं। इन लेखों में उसने प्रजा को अपनी संतान बताया और बड़ों का आदर करने, छोटों पर दया करने और सभी धर्मों की इज्जत करने का संदेश दिया। लेकिन अशोक की सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो वहां आज भी कायम है। अशोक ने साबित कर दिया कि एक राजा महान अपनी जीती हुई जमीन से नहीं बनता, बल्कि उस जमीन पर रहने वाले लोगों के दिलों में जगाई गई शांति और अच्छाई से बनता है। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी इतिहास उसे सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि अशोक महान के नाम से याद करता है।